औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं EDU 516 का लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और टॉपिक नंबर 5 है क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग क्या होता है? ठीक है, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रीडिंग भी है लेकिन क्लोज है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी एक टीचर बच्चों को एक लिमिटेड चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उस लिमिटेड चीज़ के अलावा बच्चों के पास कोई और चॉइस नहीं होती। मीन्स के आप एक टीचर हैं क्लासरूम के और आप उस क्लास को एक पैराग्राफ देते हैं। आप कहते हैं कि आप इसको रीड करें, और फिर आप कहते हैं कि, या फिर आपने एक एक्टिविटी देखी होगी आपने, मतलब कि जब आप स्कूल लेवल में थे, कॉलेज लेवल में, कि जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था और उस पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन होते हैं और आपने उसका आंसर करना होता है। आपने अगर पैराग्राफ को रीड कर लिया है तो आप यानी कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसी पैराग्राफ के अंदर से होते हैं, तो उनको आप इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप क्लोज रीडिंग कर रहे हैं। जब आप पैराग्राफ को रीड कर रहे होते हैं तो ये क्लोज रीडिंग हो रही है। इसका मतलब कि पैराग्राफ को रीड करने के अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। बेशक वो जितने जनरल क्वेश्चन है, बेशक वो जिस टाइप के क्वेश्चन है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि इस टाइम आप लिमिटेड हो चुके हैं, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, आपको जो पैराग्राफ दिए गए आपने उसी को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने आगे बात करनी है। ठीक है, तो ये होता है क्लोज रीडिंग। उसके बाद क्लोज रीडिंग का ताल्लुक होता है राइटिंग स्किल से। जब आप बच्चों की राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं तो बहुत दोबारा वही आगे घूम के कि जब मतलब कि बच्चों को आप यानी कि ये बता रहे हैं कि बेटा आप लिमिटेड हैं, ठीक है, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आपने इसी के अंदर से अपना काम करना है। ठीक है, अब वो काम कोई भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो सकती हैं, कोई और मतलब कि आप कुछ भी उनको दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि बच्चों के पास सेकंड चॉइस इसमें नहीं होती। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आप बच्चों के अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग की स्किल को आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो बच्चों को कहेंगे आप न्यूज़पेपर को रीड करें। ठीक है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब कि जो यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट्स दी जाती हैं, आप बच्चों को वो पढ़ने का कहेंगे कि आप उनको पढ़ें। तो उससे क्या होगा? उससे फिर बच्चों की जो रिपोर्ट राइटिंग की स्किल्स होती हैं वो बच्चों की इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, द स्टूडेंट शुड सीक्वेंस द फीचर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल द इंसिडेंट, यानी कि जब बच्चों ने उस रिपोर्ट को रीड कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने यानी कि बच्चों को तमाम फीचर्स भी बताने हैं, और उसके बाद आपने उनको एक यानी कि टेक्स्ट डिज़ाइन करके देना है, और उसके बाद आपने उसको कहना है कि आपने इसी के साथ का एक मतलब कि हमें टेक्स्ट डिज़ाइन करके दें। तो उसमें बच्चे फिर क्या करेंगे? उनको सीक्वेंस भी याद रखना चाहिए लाजमी, कि पहला इंसिडेंट मेन चीज़ क्या है, फिर टाइटल क्या है, डेट क्या है, एंड द टाइमिंग। ठीक है, व्हेन यू रिलेट टू द इंसिडेंट एंड इन द एंड दे शुड रिलेट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो ये तमाम जो सीक्वेंस है, पहले इंसिडेंट, टाइटल, डेट, टाइमिंग, वेन्यू, ठीक है, रिलेट टू द इंसिडेंट, जो कि उस मतलब कि वाक़े से जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आपस में वहाँ पे बच्चों को मतलब कि जब एक बच्चा रिपोर्ट को रीड करेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर जो रिपोर्ट्स दी होती है उनको रीड करेगा, तो उसके बाद वो इस काबिल यकीनी बात हो जाएगा। अगर वो नहीं भी होता तो आपने उसको बताना है कि आपने आगे जो मतलब कि इसी तरह का आपने एक टेक्स्ट तैयार करना है, तो उसमें आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, पहले इंसिडेंट, टाइटल, डेट, टाइमिंग, वेन्यू, तो ये तमाम चीज़ें इस सीक्वेंस में चलेंगी। ठीक है, तो ये होता है क्लोज रीडिंग। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स इन क्लोज रीडिंग, कि क्लोज रीडिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो क्या होती हैं उनको देखते हैं। तो उसके बाद एक इसमें मतलब कुछ बिग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो ये होती है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्लोज रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें कई दफ़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं। मीन्स कि जब आप एक पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, मैंने पिछले जो टॉपिक था हमारा उसमें मैंने ये बात की है कि जब एक टीचर पैराग्राफ आपको देता है, आप उस पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, आपके पास सेकंड चॉइस नहीं है उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो फिर लाजमी बात है कि कई ऐसे लफ्ज़ भी होंगे जिसका आपको मतलब नहीं आता होगा। कई वहाँ पे ग्रामर की मतलब की चीज़ें होंगी जो कि आपकी समझ से बाहर होंगी, लेकिन आप लिमिटेड हैं, आपने उसके अलावा आपने कहीं नहीं, मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको उस पैराग्राफ को ही समझना है, चाहे आपको वहाँ पे लफ्ज़ों की समझ आ रही है नहीं आ रही। तो इसमें फिर क्लासरूम में क्या होता है कि फिर टीचर को वहाँ पे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। अगर कहीं पे ग्रामर का बच्चों को मसला आ रहा है तो वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जिससे फिर मतलब कि जो ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है कि जब बच्चे क्लोज रीडिंग कर रहे होंगे, अगर उनको कहीं पर मसला आ रहा है, लाजमी बात मसला आता है क्योंकि वो लिमिटेड हो जाते हैं। अगर तो कहीं पे लफ्ज़ लिखा हुआ है और उनके पास कोई और मतलब कि ऑप्शन हो तो फिर तो वो उसका और मतलब लिखेंगे, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जो वो लफ्ज़ यूज़ हो रहा होगा तो उसके बाद वो लिमिटेड है, उनको उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है। बेशक उधर एक लफ्ज़ लिखा हुआ उसके हज़ार मतलब है, लेकिन उन्होंने मतलब वो लेना है कि जो कि उस पैराग्राफ से रिलेट कर रहा है। तो उस टाइम लाजमी बात है कि उनको मसले मसाइल होंगे, तो फिर टीचर उसको ट्रांसलेट करता है, उनको ग्रामर की मिस्टेक जो उनकी होती है वो उनको बताता है। ठीक है, तो उसके बाद एज ए टीचर आपको यही चाहिए कि इसमें मतलब कि अगर बच्चे ट्रांसलेशन जो कि ट्रांसलेशन मेथड होता है, ठीक है, ऑफ टीचिंग का, तो उसमें आपको ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे उससे फेमिलियर हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या होता है मैं इस पर नहीं जाऊँगा, इसको हम आगे जाके देखेंगे। अगर आपके जो मतलब कि ये
हैंड आउट्स हैं इसके अंदर ये बात हुई तो ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब कि बिग प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। बच्चों को ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, यानी कि उनको ग्रामर का मसला होता है, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन इट्स का उनको मसला, कई मसले मसाइल बन जाते हैं। तो एज ए टीचर वहाँ पे टाइमिंग का मसला बनता है। आपने वहाँ पे टाइम मतलब कि टाइम को आपने टाइमली आपने बच्चों को रिप्लाई करना होता है, वहाँ पे आपने ट्रांसलेशन करके देनी होती है, आपने ग्रामर की मिस्टेक्स को दूर करना होता है। ये चीज़ें टाइम ज़्यादा लेती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्लोज रीडिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट वेरी गुड अप्रोच टू टीच अ सेकंड लैंग्वेज। तो ये आपने याद रखना है कि जो ट्रांसलेशन मेथड होता है, ठीक है, ये सेकंड लैंग्वेज में टीचिंग के लिए एक कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं समझा जाता। उसके बाद देखते हैं क्लोज रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद देखें, ठीक है, तो क्लोज रीडिंग के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 आपने नाम रखने हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्लोज रीडिंग के अंदर होते हैं। पहला क्या है, लेटरल मीनिंग, सेकंड है इन्फ्रेंसेस एंड कंटेक्चुअल मीनिंग। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेटरल मीनिंग होता है कि जब आप एक चीज़ को रीड कर रहे हैं तो उससे आपको क्या लग रहा है। ठीक है, उसका जो लफ्ज़ी मतलब है ना, आप ये समझ लें कि उसका जो मतलब होगा लफ्ज़ी मतलब, ठीक है, वो उसका क्या है, तो उस यानी कि लफ्ज़ी मतलब को समझना लेटरल मीनिंग है। इन्फ्रेंसेस है कि जब आपने उस पूरे मतलब के टेक्स्ट को, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने उस पैराग्राफ पूरे यानी कि पैराग्राफ को रीड कर लिया है। अब आपने उस पूरे पैराग्राफ के बाद आपके माइंड में क्या आया है। ठीक है, तो मतलब कि उस पूरे पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपके माइंड में क्या चीज़ आई है, आपने उस पैराग्राफ को रीड किया है। ठीक है, आपने पूरे पैराग्राफ को रीड करने के बाद क्या समझा है कि इसमें मेन बात क्या हो रही है। ठीक है, अगर आपको मतलब कि ये कहा जाए कि आप इस पैराग्राफ का खुलासा बता दें कि इसमें मेन बात क्या हुई है, ठीक है, तो अगर आप वो बताने के काबिल हो जाते हैं, इट मीन्स कि आपने इन्फ्रेंस कर लिया है और आपको आइडिया हो गया। और तीसरा होता है कंटेक्चुअल मीनिंग। अब कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिस तरह आप पैराग्राफ में देखते हैं, ठीक है, तो उस पैराग्राफ के अंदर उनका जो मतलब होगा वो और होगा, क्योंकि तब वो उस पैराग्राफ से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे मतलब कि उस जो यानी कि पैराग्राफ में बात हो रही है, तो तब उसके अकॉर्डिंग उस लफ्ज़ का जो मतलब होगा वो क्या होगा, कंटेक्चुअल मीनिंग। जबकि अगर हम थोड़ा सा उससे बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, मतलब कि हम कहेंगे कि इसका जनरल मीनिंग तो जो ये है वो मतलब कि इसका कोई जनरल मीनिंग है वो कोई और है, तो वो होगा लेटरल मीनिंग। लेकिन उस पैराग्राफ के अंदर जो बात हो रही है तो उस पैराग्राफ को देखते हुए हम उसका जो मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मतलब कि हमको और मीनिंग निकालेंगे तो फिर उस पैराग्राफ से उसका ताल्लुक लफ्ज़ का टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर भी हमने बच्चों को ये बताना होता है कि जब आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज रीडिंग कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर ज़्यादा क्या होता है, कंटेक्चुअल मीनिंग को आपने फॉलो करना पड़ता है। मीन्स कि जो आप आखिर में इन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, आखिर में इन्फ्रेंस आखिर में होता है हमेशा, तो जो आप आखिर में इन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो कंटेक्चुअल मीनिंग की बेस पे करना चाहिए। ये नहीं कि आप लेटरल मीनिंग की बेस पे करें, लेकिन फिर भी लेटरल मीनिंग, इन्फ्रेंसेस एंड कंटेक्चुअल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल में देखें, प्राइमरी लेवल के बच्चों को आप कह सकते हैं कि इसका लेटरल मीनिंग क्या है। उसके बाद जो उसका मतलब कि अगला जो यानी कि एडवांस लेवल है, सेकेंडरी लेवल, उसमें आप कह सकते हैं कि इसका जो इन्फ्रेंसेस है वो क्या, और फिर कंटेक्चुअल मीनिंग, उससे जो हायर ग्रेड्स होते हैं वहाँ पे आप लोग एज ए टीचर बच्चों से यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें, इन्फ्रेंसेस की आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि मतलब कि अगर कोई बंदा कहता है कि इट इज़ अ गुड डे, ये एक अच्छा दिन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाजमी बात है कि इस दिन के साथ कोई ना कोई अच्छी चीज़, ठीक है, कोई ना कोई खुशगवार तजर्बा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बाद ही वो कह रहा है कि इट इज़ अ गुड डे। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड डे को देखने के बाद आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाता है खुद ही। ठीक है, अब ये आपको उसके अंदर नहीं बताया हुआ, लेकिन इट इज़ अ गुड डे, इस पूरे सेंटेंस को आप रीड करते हैं तो उसके बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार, मतलब कि इसका ये मतलब है कि इस दिन के साथ कोई ना कोई अच्छी चीज़ जुड़ी हुई है, इसलिए अगला बंदा कह रहा है कि इट इज़ अ गुड डे। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, टॉपिक 7 कंप्लीट है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।